आज हमारे देश में आमवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कई बार लोग इसे गठिया बाय के नाम से जानते हैं, इसके मरीज करोड़ों में हैं। और अक्सर मैं मेरे प्रैक्टिस के अंदर देखता हूं कि मरीज एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं, उससे अपनी बीमारी कंट्रोल करते हैं और कई मरीज इसके साइड इफेक्ट्स के कारण अपनी सारी दवाइयां छोड़ करके ऑल्टरनेट मेडिसिन में चले जाते हैं। और जब वहां भी लाभ नहीं मिलता तो वापस उनको एलोपैथिक मेडिसिन पे आना पड़ता है। और कई मरीज ऐसे हैं जो खाली दर्द निवारक गोली और स्टीरॉयड का सपोर्ट लेते हैं और कई साल इसी तरह से चलता रहता है। फिर घुटने की और हिप की कार्टिलेजेस खराब हो जाती हैं, जोड़ों में टेढ़ापन आ जाता है और इसके कारण पूरे जीवन भर उनको तरह तरह की परेशानियां होती हैं। इसलिए मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक डाइटरी प्रोटोकॉल डेवलप किया पिछले करीब 10 से 15 साल के अंदर, जिसके माध्यम से आप अपने गठिया के अंदर या आम बात में नियर क्योर तक जा सकते हैं, अपने साइन एंड सिम्टम को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयों के डोजेस घटा सकते हैं, जिससे आपको उन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट शरीर पर ना आए। तो इस डाइट के बारे में, इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल के बारे में इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफली जानेंगे, जिससे आप अधिक से अधिक बेनिफिट डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से ले सकें। फिर जहां जरूरत होगी वहां सपोर्ट आपको हर्बल सप्लीमेंट, एलोपैथिक दवाइयां और जो आपके रेगुलर ब्लड टेस्ट होते हैं उनके साथ में अपना नियर नॉर्मल लाइफ आप निकाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। और जैसा आप जानते हैं, जब भी आप अपनी गठिया की शिकायत को लेकर के किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो एलोपैथिशियंस यूजुअली आपको कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, दवाइयां खाइए और ब्लड टेस्ट कराते रहिए। वहीं जब आप किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डाइट का प्रोटोकॉल देते हैं, एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं और कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स देते हैं। पर यदि हम इसको डीपली देखें तो एक तरफ एक डॉक्टर का कहना है कि डाइट का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। वहीं अगर हम डाइट को देखें तो डाइट इटसेल्फ दो जगह पर इन गठिया के मरीजों को इंपैक्ट करती है। पहला है, डाइट अपने आप में प्रो इन्फ्लामेटरी है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। अगर प्रो इन्फ्लामेटरी फूड के एग्जाम्पल देखें तो दही खाने के बाद में आपने अक्सर देखा होगा आपके जोड़ों में, हाथ पैर की उंगलियों में अकड़न बढ़ जाती है, या कई बार मरीज बोलते हैं खट्टी चीज खाने के बाद में ये शिकायत आती है। और इवन डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि आपको रेड मीट नहीं लेना है क्योंकि ये इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा। वहीं आप फिश का सेवन करें, फिश का सेवन करेंगे तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, जिससे आपके बॉडी का इन्फ्लामेशन घटेगा। तो डाइट अपने आप में ही प्रो इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो ऐसे में डाइट को एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है ऑटो इम्यून एंगल। देखिए, जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून इशू है, दरअसल इसमें आपके पेट से कुछ इस प्रकार के फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, चाहे वो लीकी गट के कारण हो या आपके फूड के अंदर पाए जाने वाले वो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ पेस्टिसाइड हो सकते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। ये आपके शरीर के अंदर एक एंटीजन का काम करते हैं, जिसके सामने आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, जो आरए एंटी सीसीपी के रूप में आपके जोड़ों के ऊपर अटैक कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट लेंगे तो प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट के साथ में अगर यही डाइट ऑटो इम्यून के हिसाब से, इम्यूनिटी के हिसाब से गलत है तो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन मैनीफोल्ड कर देगी और साथ में एंटीजन्स उसका काम करेगी। वहीं अगर आप इस प्रकार की डाइट लेते हैं जिससे आपके शरीर में इस प्रकार के टॉक्सिन्स, इस प्रकार के पेस्टिसाइड्स कम से कम जाएं, तो पॉसिबल है आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को रेस्ट मिल सके और इन बीमारियों की इंटेंसिटी के अंदर कमी लाई जा सके। यही पर्पस होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल या डाइट का, जिसके बारे में अक्सर हम प्रोग्राम्स के अंदर गाइड करते हैं। अब जहां तक इस प्रोटोकॉल के अंदर देखने में आता है कि लोगों को नॉनवेज अलाउ किया जाता है क्योंकि वो प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो वहां पर फिश और चिकन लिया जा सकता है, पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ चिकन और फिश लेने में आपको ज्यादा फायदा है।
क्योंकि देखिए चिकन को कई बार लोग जो फीड देते हैं वो देते हैं सोया की, या फिर इसी प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मक्का की। तो ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार का चिकन है जो नेचुरल फीड के ऊपर नहीं बढ़ा हुआ, तो वो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकता है। तो इसके लिए आपको इस बारे में समझना जरूरी है कि आपको किस प्रकार का चिकन लेना चाहिए, किस प्रकार की फिश लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन कम हो। रेड मीट आपको हर हाल में अवॉइड करना है, और एग्स भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में दिए जाते हैं, एकदम से नहीं दिए जाते। शुरू में उनको रेस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है। अब वहीं कई मरीज पूछते हैं कि हम कौन सा आटा लें, जैसे गेहूं का आटा लें, ज्वार बाजरा लें। तो ध्यान रखिए गेहूं के आटे के अंदर ग्लूटेन है, और कई मरीजों को ग्लूटेन का एलर्जी होता है, या ग्लूटेन कई मरीजों में इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसे अवॉइड करना चाहिए। वहीं पर जो मैं रिकमेंड करता हूं, अक्सर आपको मालूम है बकव्हीट की मैंने चर्चा मेरे पिछले कई वीडियोस में की है, और एक बकव्हीट की रोटी जिसको लिक्विड डो चपाती कहते हैं, उसका भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है कि उसकी चपाती बना करके अगर आप लेते हैं तो दैट इज गुड एंटी इंफ्लामेटरी फूड एंड दैट इज अलाउड इन ऑटो इम्यून डाइट ऑल्सो। परंतु कई जगह पर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। कई मरीज मेरे को फोन करते हैं कि मिल नहीं रहा, या उसके ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो हम लोग स्पेसिफिकली बकव्हीट इस बार हमने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया है। बकव्हीट के इस प्रकार के हाफ केजी के पैकेट्स अब अवेलेबल हैं हमारी साइट पर भी। नीचे इसका मैं लिंक डाल रहा हूं, और जल्दी ही ये अमेजोन पर भी अवेलेबल होगा, तो वहां से आप मंगा करके इसे ले सकते हैं। अब यदि आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूंगा, और वो टिप है SEF फॉर्मूला। देखिए यहां पर एस स्टैंड करता है प्रॉपर स्लीप के लिए। आजकल हम लोगों के लाइफ के अंदर प्रॉपर स्लीप है नहीं। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को रिपेयर और हील होने का समय नहीं मिलता। और प्रॉपर स्लीप लेने के लिए आपको कुछ टिप्स देता हूं, जैसे सोने के 2 से 3 घंटे पहले अपना लास्ट मील ऑफ द डे फिनिश कर लें। लाइट्स को लगभग 1 घंटे पहले स्विच ऑफ कर दें, जिससे आपको नींद लेने में आसानी रहे। साथ में कैफीन का जो कंजम्पशन है चाय और कॉफी के रूप में, वो शाम के समय पर अवॉइड करें। नॉइस लेवल को कंट्रोल करें और अपने एनवायरनमेंट को कूल रखें, जिससे आपको सोने के अंदर आसानी हो। इसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मतलब एक्सरसाइज। तो अक्सर मैं इसमें आपको सलाह देता हूं कि आपको खास तौर से योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ में होता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसके साथ में आपकी चेस्ट की नॉर्मल कैपेसिटी बनी रहती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी खास तौर से। तो आपको रूमेटॉइड में थकान नहीं आता, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है रूमेटॉइड आपके चेस्ट पर भी इंपैक्ट डालता है, चेस्ट मसल पर असर डालता है, तो इससे आपकी लंग कैपेसिटी घट जाती है। इसके साथ में जब आप योगा करते हैं तो आपके जॉइंट्स के मूवमेंट होते हैं, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आती है। मसल्स के पूरे साथ में जॉइंट के पूरे मूवमेंट होने से उनके अंदर स्वेलिंग, पेन, इन्फ्लामेशन, इन सबों के अंदर भारी कमी आती है। और कोशिश ये रखें कि ये एक्सरसाइज का सेशन सुबह के समय पर हो। सुबह के समय होने से मॉर्निंग के अंदर ही आपकी अगर स्टिफनेस क्लियर हो गई तो पूरा दिन आपका अच्छा निकलता है। अब इसके बाद में जो एफ है वो स्टैंड करता है फास्टिंग के लिए। देखिए फास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, अपनी बॉडी को हील करने के लिए। ये हमारे लाइफ में से निकलता चला जा रहा है, क्योंकि हम दिन में कभी भी और कुछ भी खाते हैं। सुबह 8 बजे शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक मुश्किल से रुकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर फास्टिंग हो ही नहीं पाती, या जिस पीरियड में हम सो रहे हैं उसी पीरियड में फास्टिंग कर पाते हैं, पर ये इनफ नहीं है। देखिए रूमेटॉइड के अंदर जो आपका एनीमी है वो मोर ओवर आपके गट से आ रहा है, और गट की इनर लाइनिंग जब भी आप फूड लेते हैं तो उसके बाद में हील होने में 8 से मिनिमम 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा इतना समय लेती है। तो अगर आपको आपकी गट की प्रॉपर हीलिंग करनी है तो कम से कम 10 से 14 घंटा या 16 घंटा जो अप्रोप्रिएट टाइम है उतना देना चाहिए,
जिससे आपकी गट प्रॉपर हील हो सके, नेक्स्ट मील को लेने के बाद में बेस्ट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के काम में आ सके। तो फास्टिंग बहुत जरूरी है, और फास्टिंग का मतलब है रात के मील के बाद में, सपोज करिए आपने रात का मील 8 बजे लिया, तो अपना नेक्स्ट मील कोशिश करें दिन के 12 या 1 बजे के बाद में, जिससे एटलीस्ट 16 घंटे की आपकी फास्टिंग हो सके। और जब भी आप ये फास्टिंग करेंगे, या आप पूरे एक दिन की एक बार फास्टिंग करके देखिए, और आप खुद महसूस करिए कि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में आपका दर्द कितना कम हो गया, क्योंकि जो एनीमी है वो तो आ रहा है मोर ओवर आपके डाइट से। तो जितना अधिक उसको आप अंदर लेंगे, उतना ही अधिक आपको ट्रबल होगा। तो फास्टिंग डायरेक्ट इंप्रूवमेंट लाता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के केसेस में। अब एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं कि जैसे आप दिन के अंदर 2 मील या हद से हद अगर 3 मील लेते हैं, तो जो भी आप मील लेते हैं उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भरपूर रखें, जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है इस जर्नी के अंदर। इस जर्नी को आप बिना लार्ज अमाउंट वेजिटेबल्स को लिए अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पेट, आपकी गट लाइनिंग ये प्रॉपर हील होनी चाहिए, जिसके लिए विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता है। और वहीं पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो अगर आपके बाउल मूवमेंट और पेट की क्लीनिंग प्रॉपर होगी, जिसके लिए आपको भर करके सब्जियां खाना जरूरी है, तो ही संभव है कि आप अपने इलनेस के अंदर प्रॉपर कमी ला पाए और प्रॉपर रिजल्ट्स ला पाए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम जंक फूड को अधिक से अधिक अवॉइड करें, खास तौर से जो शुगरी फूड है उनको अवॉइड करें, स्टोर्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड, उन सबको अवॉइड करें, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारा जो एनिमी है वो किस रूप में आ रहा है। आज से कुछ साल पहले हम इस प्रकार के स्टोर्ड फूड, या फिर जिनके अंदर अधिक से अधिक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इस तरह के फूड्स नहीं लेते थे। हाल ही में इन बीमारियों का चलन बढ़ा है। प्रिजर्वेटिव और इस प्रकार की चीजें जो हमारे फूड में बढ़ी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जीवन को हिट किया है। तो प्रिजर्वेटिव वाले फूड को, शुगरी आइटम्स को जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, इन्हें अवॉइड करें। और यदि आपके लिए संभव है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं, क्योंकि वो महंगा जरूर आएगा थोड़ा, परंतु उसके अंदर इस प्रकार के केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यही चीजें आपके रूमेटॉइड में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखती है। इसके साथ में आपको भरपूर सनलाइट लेनी है। कोशिश करें सुबह के 8 बजे के पहले आप कम से कम 15 से 30 मिनट के बीच में सनलाइट का एक्सपोजर लें, जिससे आपको विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में मिल सके। आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग धूप तो अपने शरीर को लगने ही नहीं देते। ऐसी स्थिति को ना पैदा करें। इसके साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन जरूर करें, जो आपके शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो अक्सर पेशेंट्स करते हैं, जिसके कारण वो अपने ट्रीटमेंट के अंदर नियर क्योर या रेमिजन को पाने से चूक जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है मरीज अपनी मर्जी से अपनी दवाइयों को बंद कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके डॉक्टर ने कुछ गलत दवाइयां लिखी हैं, या उनको कोई केमिस्ट या उनका पड़ोसी इस बात को बोल के डरा देता है कि अरे डॉक्टर ने तो आपको स्टीरॉइड लिखा है या बायोलॉजिक्स लिखा है, तो ये आपको बहुत नुकसान करेगा। और इन सब चीजों के चलते जब वो सारी दवाइयां बंद करते हैं, तो धीरे धीरे जोड़ों में टेढ़ापन आने लगता है। और ऐसी स्थिति में मैं एक ही सवाल मरीज से करना चाहता हूं कि इससे बड़ा साइड इफेक्ट और क्या हो सकता है कि आपके हाथ पैर काम ना करें और उनमें टेढ़ापन आ जाए। तो उससे तो बेहतर था कि आप दवाइयां और प्रोटोकॉल फॉलो करते। जैसा अक्सर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करें, उसके साथ में एक्सरसाइजेज, योगा करें, हर्बल सप्लीमेंट्स लें जिससे आपके जोड़ खराब ना हो। उसके बाद में एलोपैथिक दवाइयां जो मिनिमल अमाउंट में दी जाती हैं वो लें। 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट करें, जिससे मालूम पड़े कि किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा और बीमारी का आपके शरीर में क्या स्टेटस है। अब ये सब जानने के लिए डॉक्टर सारे प्रिकॉशन लेते हैं, पर मरीज का कहना क्या होता है कि जब तक दवाई लेता हूं ठीक रहता हूं, जब दवाई बंद करता हूं बीमारी फिर बढ़ जाती है, तो दवाई लेके फायदा क्या। और आखिरी में वो लैंड अप करता है या तो बेड रेस्ट पर, या फिर हाथ पैर की उंगली और जॉइंट्स के डैमेजेस के साथ। तो इस स्थिति से अगर आपको बचना है, तो न सेल्फ मेडिकेशन करना है और न अपने मर्जी से दवाइयां बंद करना है।
डॉक्टर इसकी प्रॉपर केयर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी डॉक्टर आपको एलोपैथीशियन डीमार्ड करके दवाई आपको देते हैं, जैसे HCQS, सल्फासेलाजीन या फिर साज या फॉलीट्रैक्स, तो इनका असर आने में लगभग 1 महीना लगता है। ऐसे में 1 महीने तक आपकी परेशानी ना हो, इसके लिए दर्द निवारक गोली देते हैं और एक स्टीरॉयड देते हैं, ये सोच करके कि स्टीरॉयड को 1 महीने बाद बंद कर देंगे। पर मरीज यहाँ पर दो तरह की गलतियां करता है। या तो स्टीरॉयड से डर के वो बंद कर देता है, या फिर स्टीरॉयड और दर्द की गोली को ही अपना जीवन साथी बना लेता है और बाकी की दवाइयां बंद कर देता है कि इसका तो असर ही नहीं होता। यही दो दवाइयां अपने मन से लेता रहता है और फिर जब जोड़ पूरे सपाट हो जाते हैं, तब तकलीफ उसकी बढ़ जाती है। तो इन स्थितियों से बचना जरूरी है। ना सेल्फ मेडिकेशन करें और ना अपनी मर्जी से दवाई बंद करें। दरअसल डॉक्टर ने डीमार्ट्स इसलिए दिए थे कि 1 महीने बाद असर आएगा, दर्द की गोली और साथ में आपको स्टीरॉयड इसलिए दिए थे कि 1 महीने राहत रहेगी। जब इन दवाइयों का असर आ जाएगा तब इन दवाइयों को बंद कर दिया जाएगा। अब अगर शरीर में सूजन ज्यादा है तो फिर ऐसे में बायोलॉजिक्स दिए जाते हैं, वो भी काफी प्रिकॉशंस के साथ दिए जाते हैं। तो इस तरह के सेल्फ मेडिकेशन से भी बचें और अपनी मर्जी से दवाइयां बंद करने से भी बचें। अब दूसरी और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनको कई बार जब उनके ट्रीटमेंट के अंदर अच्छा रिलीफ आने लगता है, तो खुद से ही अपने मन से ही सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है मैं तो क्योर हो गया। देखिए, ये बीमारी क्योर होने जैसी नहीं है। ये नियर क्योर तक आप जा सकते हैं, रेमिजन तक कर सकते हैं। मतलब आप बिना दवाई के या बहुत कम दवाई के डाइटरी प्रोटोकॉल लाइफ स्टाइल पर अपनी लाइफ को नियर नॉर्मल निकाल सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं होगा कि ये बीमारी आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी और आप एंजॉय कर पाएंगे। या तो इस तरह के केसेस उन्हीं केसेस में होते हैं जहां डॉक्टर की डायग्नोसिस गलत हो गई हो बाय मिस्टेक। तो उन केसेस को आधार बना करके कई इस प्रकार के अल्टरनेट मेडिसिन के डॉक्टर्स इस प्रकार का मरीजों के बीच में भ्रम फैलाते हैं, जो कायदे से गलत है और आपको इस तरह भ्रमित होकर के नहीं चलना चाहिए। कई बार डॉक्टर ऐसा बोल देते हैं मैं आपका एंटी-सीसीपी नेगेटिव कर दूंगा, और जब 2-3 साल इलाज चलता है, कभी एंटी-सीसीपी नेगेटिव आ गया तो डॉक्टर्स बोलते हैं देखिए मैंने नेगेटिव कर दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर मरीज को दर्द बना हुआ है तो दवाइयां तो लेनी ही होंगी, और अगर दर्द नहीं है, एंटी-सीसीपी आरए नेगेटिव हो गया है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आगे दोबारा से ये समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे में मिनिमल दवाइयों के साथ में और पूरे प्रोटोकॉल के साथ में कंटिन्यू करें। अब इसके बाद में मैं यहाँ कुछ आप लोगों के ही सवाल लूंगा। पहला सवाल पूछा है, सर HCQS का कोई साइड इफेक्ट है क्या? मैंने 2 महीने से लेने के बाद फील किया कि विजन कुछ ब्लर हो रहा है। जी हाँ, ये बात सही है कि HCQS का साइड इफेक्ट होता है आपकी ऑप्टिकल नर्व्स वगैरह पर, और इसके कारण ये विजन को इम्पैक्ट करेगा। जो लोग भी HCQS ले रहे हैं, साल में एटलीस्ट एक बार अपने विजन को जरूर चेक कराएं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सलाह लें, और यदि आपको इस प्रकार का कुछ फील होता है तो HCQS को स्टॉप करें और इमीडिएट अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करें, तो वो इसका कुछ दूसरा अल्टरनेट लिख करके देगा जिसकी टॉक्सिसिटी ऑप्टिक नर्व या रेटाइना के ऊपर ना हो। दूसरा सवाल किया है कि सर क्या जौ की दलिया इन्फ्लामेशन कर सकती है कि नहीं? देखिए, जौ भी जो है वो ग्लूटेन फ्री नहीं है, इसके अंदर ग्लूटेन है और कई लोगों को ग्लूटेन का एलर्जी होता है, तो उनमें तो डेफिनेटली ये तकलीफ करेगा। इसके अपार्ट भी ग्लूटेन जो है वो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के केसेस में अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, इसके ऑटो इम्यून रीजंस के कारण। तो ऐसे में जो शुरू में जो 3 महीने हमारे रेस्ट्रिक्शन डाइट के होते हैं, जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस डाइटरी प्रोटोकॉल है, उसमें 3 महीने रेस्ट्रिक्शन के होते हैं और 3 महीने आपकी ओन डाइट के होते हैं। तो उसके अंदर जौ को लेने से अवॉइड किया जाता है, और जैसा मैंने पहले आपको बताया, बकवीट जो है उसको चपाती के रूप में लें और वो अच्छे एंटी इंफ्लामेटरी का भी काम करता है। देन माय एंटी-सीसीपी इज 13.4 एंड HLA-B27 टेस्ट इज नेगेटिव, इज इट रूमेटॉइड आर्थराइटिस? नहीं, देखिए, इसमें आपको रेंज देखनी होगी, वहीं ब्रैकेट में रेंज लिखी रहती है। अगर उस रेंज के अंदर जो 13.40 एंटी-सीसीपी है उससे ऊपर से रेंज लिखी है, जैसे 25, 20, 30, तो ये पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। पर कुछ जगह पे ये 10 से भी शुरू होती है,
तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव माना जाएगा, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और जैचेले B27 जो है वो खासतौर से एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखा जाता है। इसके बाद में सर्फ सनफ्लावर ऑयल, ये सूरजमुखी का तेल आर्थराइटिस में ले सकते हैं। मतलब इनका ये पूछना है कि क्या सनफ्लावर ऑयल लिया जा सकता है। देखिए, इसमें आपको खास तौर से देखना है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं, और ये सनफ्लावर ऑयल के अंदर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, ये इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा, आपको नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह पे आप या तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें या फिर नारियल का तेल इस्तेमाल करें। कनोला ऑयल इसमें बेस्ट है, वो इस्तेमाल करें, या देसी घी का इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और जाने के समय पर मैं एक बार फिर आप लोगों को कहूंगा कि डॉक्टर एरन्स बकव्हीट फ्लावर का इस्तेमाल करें। ये आपको खास तौर से आर्थराइटिस के केसेस में, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के केसेस में रिलीफ देने में बहुत अच्छा काम करेगा। इसे लिंक जो नीचे दिया है वहां से परचेस करें, चाहे लॉन्ग लिव के साइट से करें, या जल्दी ही जब ये अमेजन पर अवेलेबल होगा तो वहां से किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।